बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेशियो एनालिसिस में से सेकंड टाइप ऑफ रेशियो जो कि हमारे पास हैं वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज। अब इनको सबसे पहले आप आके यहाँ पर देखें वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं हमारे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। अब देखिए आपने दो टर्म्स पढ़ ली, एक प्रीवियस लेक्चर में कैपिटल एम्प्लॉयड और आज के लेक्चर में वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास क्या होता रहता है, ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपके पास वर्किंग कैपिटल क्या होता रहता है, तो आप लोगों ने यही डिस्टिंक्शन करनी है वर्किंग कैपिटल में और कैपिटल एम्प्लॉयड में कि अगर ऑल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें तो वर्किंग कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोगों ने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए हमारे पास आता है भाई वर्किंग कैपिटल में वो आपसे कह रहा है एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, और फिर कहता है अंडर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। दो किस्म के पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इसका आपको क्या फायदा या नुकसान होने वाला है, या आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल में, आपने सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट की है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर कर दिया है, वर्किंग कैपिटल में तो नहीं की ना, फिर वो फिर अंडर इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा। फिर पहले वाले में क्या है कि आपने अपनी नॉन करंट एसेट नहीं परचेज की है, आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उठाई और आपने सारी वर्किंग कैपिटल में रख दिया है। मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा ले लिया आप लोगों ने, आपके पास सारी सारी आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तब जब इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होगी, आपका क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बहुत ज्यादा मौजूद होगा, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी, करंट एसेट्स की वैल्यू, तो आपका वर्किंग कैपिटल एक्सेसिव में चला जाएगा। ऑलराइट, अच्छा फिर यहाँ पे देखें क्या कहते हैं कि एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज इंडिकेटेड बाय अ लॉन्ग कैश साइकिल, a long working capital cycle that appears to be getting even longer। तो आप लोगों का ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है ना, ये हमेशा रोटेट होता रहे। मतलब कैसे पैसा आपके पास इनफ्लो भी हो और आउटफ्लो भी हो, मतलब ये ना हो कि सिर्फ आउटफ्लो हो और इनफ्लो कहीं से नजर ही ना आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का जो कंप्लीट एक साइकिल है ना, कि कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ये सर्कुलेट होते रहना चाहिए। कहते हैं when too much is invested in working capital, the return on capital employed, the return on capital employed क्या होता था return on capital employed, profit before interest and tax divided by capital employed। Return on capital employed and return on share capital will be lower than they should be। अब जैसे आपके पास कैश बहुत ज्यादा रखा हुआ है, जब यूटिलाइज ही नहीं कर रहे तो कहां से रिटर्न आना है। आपने अपनी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा लेके अपने पास रख ली है, भाई इन्वेंट्री को तो सेल कर देना चाहिए था, सेल करोगे तो कोई रिटर्न आएगा। अब आपके बजाहिर करंट एसेट बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनके ऊपर रिटर्न नहीं है क्योंकि आपके पास पड़े हुए हैं। गॉट इट। इसी तरह से अंडर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल लिक्विडिटी डिफिकल्टीज। क्या कि भाई आपके पास आपके करंट एसेट्स हैं ही नहीं, आप अंडर इन्वेस्टमेंट का शिकार हैं, तो मतलब अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल पड़ गई तो आपके पास तो कैश ही नहीं है कि आप उस मुश्किल से निबर सको, तो आपके पास कुछ ना कुछ लिक्विड एसिड्स भी मौजूद होने चाहिए। मतलब कहने का ये है बहुत ज्यादा करंट एसिड भी नहीं रख लेने और बहुत कम भी करंट एसिड ना हो। मतलब कि भाई ऐसा भी ना हो कि आपकी पॉकेट्स बिल्कुल खाली हो और ऐसा भी ना हो कि आपने अपनी पॉकेट्स में ही 5-5 लाख रुपए रखा हुआ है। आपकी पॉकेट में एक रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी
आप उसके साथ डील कर सको। गॉट इट? यहां पर यह बात कही गई है कि भाई ऐसा भी ना हो कि आप पॉसिबल लिक्विडिटी डिफिकल्टीज का शिकार हो जाए, ऐसा ना हो। व्हेन वर्किंग कैपिटल इज लो इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री एवरेज, अब आपने देखना होता है भाई हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप देखें कि यार ऑन एवरेज एक स्टूडेंट के पास कितना पैसा हो सकता है, 500 1000 रुपए, या ऑन एवरेज 1000 रुपए। तो मतलब आप अपने पास 1000 1200 800 700 इस तरह की कोई अमाउंट रखो, अब 5000 रुपए अपनी पॉकेट में ना रखो। ओके, इसी तरह जैसे आपके पास मोबाइल हैं तो भाई आपको आईफोन रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ना रखो, नुकसान है, खामखा का नुकसान है। जैसे ही आप लोग ये गलियों में से गुजर के आ रहे होते कैसे स्नैचिंग हो जाती है, खामखा में लाखों रुपीस का नुकसान है। आप देखें यार एक स्टूडेंट एक आम सा एंड्रॉइड सेट रखो जिससे लेक्चर भी आपके चलते रहे, आपकी जरूरियात भी पूरी होती रहे, इन केस कोई नुकसान आ जाए तो बर्दाश्त करने की सलाहियत भी हो। आपके पास एज अ स्टूडेंट 25 से 30 हजार से ज्यादा का मोबाइल नहीं होना चाहिए। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप आईफोन रखें। आपने इस चीज का कंपैरिजन करना है कि नॉर्मल नॉर्म्स एंड टर्म्स आपके पास क्या चल रही है, उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना होता है। अच्छा, इन इंडस्ट्री एवरेज दिस माइट इंडिकेट दैट करंट एसेट्स आर बीइंग financed to an excessive extent by current liabilities, particularly trade payables and बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपके पास लाइबिलिटीज अच्छी खासी हो जानी है, आपके पास इतना फाइनेंस होना चाहिए कि आप अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर सकें और अपनी ट्रेड पेबल्स आप उनकी लाइबिलिटीज को उतार सकें। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार देखो आपने अपने पास एसेट्स बना लिए लेकिन आपके ऊपर बैंक का कर्जा भी सबसे ज्यादा है, और एक ऐसा पर्सन मौजूद है यार जिसके पास ज्यादा एसेट्स भी नहीं है लेकिन उसके पास उसके ऊपर कर्जा भी नहीं है। आप किसको बेटर कंसीडर करोगे, जिसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं? नहीं, वो बेटर है जिसके पास भाई अगर एसेट्स थोड़े हैं तो उसके ऊपर कर्जा भी कोई नहीं है। क्लियर? तो आपने इस तरह से जाके जरा एनालिसिस करना होता है। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज में हम लोगों ने कौन कौन सी रेशियोज के साथ डील करना होता है। तो इसमें सबसे पहली रेशियो हमारे पास आती है एवरेज टाइम टू कलेक्ट। तो किससे कलेक्ट करना होगा हम लोगों ने? डेटर से, अपने रिसीवेबल से। तो फिर इसे डेटर टर्नओवर डेज भी कहा जाता है, डेटर टर्नओवर डेज। अच्छा, जब डेटर्स हैं, कलेक्ट है, सेल्स की होंगी या परचेज की होंगी? सेल्स की होंगी। तो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, मतलब मेरा एक रिसीवेबल है, मैंने आज उसको सेल्स की डे 1 और उसने 10 दिन बाद मुझे आके पेमेंट कर दी, तो मेरे पास एवरेज टाइम टू कलेक्ट कितना आया? 10 डेज। डेटर्स टर्नओवर डेज कि कितने दिनों में मेरे रिसीवेबल्स मुझे पैसा वापस कर देते हैं, हमने कहा 10 डेज। तो मेरी वो सेल्स जो मैंने आज की उनके पैसे मुझे 10 दिन में मिलने हैं, तो कितने दिन तक वो आउटस्टैंडिंग रही? 10 डेज। तो अगर आपसे कह दिया जाए एवरेज टाइम टू कलेक्ट, डेटर टर्नओवर डेज या डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, इनका एक ही मीनिंग है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरेज टाइम टू पे। तो अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आप पे भी तो करें। पे किसको करेंगे? क्रेडिटर्स सप्लायर्स को। तो क्या कहेंगे इसको? क्रेडिटर्स टर्नओवर डेज या पेएबल डेज। पेएबल डेज, एवरेज परचेजेस आउटस्टैंडिंग भी इसको कह सकते हैं कि हमारी परचेजेस कितने दिन के लिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहती हैं, पेएबल्स कितने दिन के लिए हैं, तो इसको कहा जाता है पेएबल डेज। क्या करना, क्या नाम है? एवरेज टाइम टू पे सप्लायर्स या क्रेडिटर टर्नओवर डेज। ऑलराइट, फिर हमारे पास आ जाता है एवरेज टाइम फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। क्या क्या मतलब कि अगर मैं आज परचेज करता हूं तो मुझे ये गुड्स सेल करने में कितने दिन लग जाते हैं?
मुझे कितने दिन तक ये इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करनी पड़ती है, फिर जाके ये सेल होती है। तो इसे कहा जाता है एवरेज टाइम फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, या इन्वेंट्री डेज। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आएंगे कैश ऑपरेटिंग साइकिल, जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते रहते हैं। कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर, इससे पहले था डेटर टर्नओवर डेज। ये क्या है? डेटर टर्नओवर या रिसीवेबल टर्नओवर, दोनों में फर्क है। तो आपने वहां पे गौर से देखना है कि उसने टर्नओवर डेज पूछा है या सिर्फ टर्नओवर पूछा है। तो यहाँ पे आ रहा है डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर। मतलब ये बेसिकली तीन है, रिसीवेबल्स, पेएबल्स एंड इन्वेंट्री। रिसीवेबल टर्नओवर डेज एंड रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर डेज एंड पेएबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। फार्मूलाज में डिफरेंस है। एंड द लास्ट वन इज कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये टोटल 7 रेशोज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज में। ऑलराइट, क्या आप लोगों के इनके नाम समझ आ गए? अब चलते हैं इनके फार्मूलाज की तरफ। तो सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करना था? एवरेज टाइम टू कलेक्ट, मतलब डेटर टर्नओवर डेज, रिसीवेबल्स डेज, इसको जाके कलेक्ट करने हैं। तो मुझे बताएं यार, रिसीवेबल डेज, टर्नओवर डेज, एवरी टाइम टू कलेक्ट, इसका ताल्लुक किन चीजों से हो सकता है? मेरे रिसीवेबल से। रिसीवेबल मेरे कब बने होंगे? जब मैंने उनको क्रेडिट सेल्स की होंगी, तो टोटल सेल्स नहीं। ओके, इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना है, टोटल सेल्स ना लेकर आ जाना। टोटल सेल्स उस टाइम आएंगी जब सारी की सारी क्रेडिट हो, कैश सेल्स हो ही ना। अदरवाइज अगर कैश एंड क्रेडिट है तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स। क्लियर? इसी तरह मुझे बताओ, पेबल्स का ताल्लुक किन किन चीजों से होता होगा? मेरे क्रेडिटर्स से, एवरेज क्रेडिटर्स, और क्रेडिट परचेजेस से। मैं कैश परचेजेस यहां पर भी नहीं लेकर आनी हम लोगों ने। ऑलराइट, अब हम लोगों ने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डेज, के नंबर ऑफ डेज में कितने दिन लगाता हूं कि अगर आज मैं सेल्स करूं तो मैं अपने रिसीवेबल से कितने दिनों में अमाउंट रिसीव करता हूं। देखो यार, मेरे रिसीवेबल से अमाउंट आएगी तो मैं अपने पेबल्स को पे करूंगा। मेरे रिसीवेबल मुझे पे नहीं कर रहे, मैं अपने पेबल्स को कैसे पे करूं? मेरे पास पैसे ही नहीं है। ओके, तो यहां से आपने अच्छा खासा कंट्रोल रखना होता है कि भाई देखो, जब आपको पता हो आपने 15 दिन में अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, तो क्या आप अपने कस्टमर्स को 20 दिन का क्रेडिट पीरियड दोगे? कितने दिन का दोगे? 10 डेज का दोगे कि भाई मुझ पर लायबिलिटी आने से पहले, लायबिलिटी तो बन चुकी है, ड्यू होने से पहले मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए। ऐसा है ना? तो आप कस्टमर्स को 10 डेज का क्रेडिट पीरियड दोगे, 10वें दिन नहीं तो 12वें दिन तक पे कर देगा वो। फिर आपके पास पैसा होगा तो आप अपने जाके सप्लायर को पे करोगे, तो गुड रिलेशनशिप कायम रहेंगे। अगर आप लोग 15 दिन का क्रेडिट लेकर उसे पे ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या नेक्स्ट टाइम आपको परचेज करेगा? और आपका बैड इमेज बन जाता है, फिर आपका बिजनेस तबाही की तरफ चला जाता है। अब यहां पर देखें, जब आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना हो तो आप लोग क्या करेंगे? एवरेज टर्नओवर डेज आप लोगों ने देखना था, डेटर टर्नओवर डेज। तो इसके लिए भाई पहले डेटर टर्नओवर देखना है तो आप एवरेज डेटर देखो कि आपके एवरेज डेटर्स कितनी है। ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइडेड बाय, तो एवरेज डेटर आ जाएंगे। इन केस आपके पास ओपनिंग नहीं है तो जीरो ना कंसीडर कर लेना, तो क्लोजिंग ही आपके एवरेज है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि कभी भी ओपनिंग को जीरो ना कंसीडर कर लेना।
अगर कंपैरेटिव ईयर्स की आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं तो आपने उस वैल्यू का कंपैरिजन करना है क्लोजिंग बैलेंस के साथ। और इन केस आपका वो नील बैलेंस है या सपोज आपको नहीं इंफॉर्मेशन गिवन तो आपने ओपनिंग को जीरो नहीं कंसीडर करना, फिर आपने क्लोजिंग को ही एवरेज कंसीडर करना है। क्लियर? क्लोजिंग के केस में नहीं, अगर क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग नील नहीं होगा। क्लोजिंग फिर तो मतलब सारी सेल्स ही आपकी कैश पे चली गई हैं, फिर तो पैसे आपको उसी टाइम मिल गए हैं, फिर तो जीरो है एवरी टाइम टू कलेक्ट। ओके, मतलब इमीडिएटली आप रिसीव कर रही हैं। तो ये तो उस सूरत में होता है ना जब आपकी सारी सेल्स ही कैश पे चली जाएं, लेकिन जब आप लोग क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिसीवेबल आपके मौजूद होते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब देखो यहाँ पर कहते हैं एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय, अब इसका ताल्लुक किस चीज से है? डेटर्स का डिवाइडेड बाय क्रेडिट से। एंड अब परसेंटेज में आंसर करना था मल्टीप्लाइड बाय 100 और नंबर ऑफ डेज में आंसर करना है मल्टीप्लाइड बाय 365। एक साल में 365 दिन होते हैं। क्लियर? अब आपके सारे फार्मूलाज क्लियर हो गए हैं इस एक फार्मूले से कि जब आपको ये पता चल गया कि एवरेज टाइम टू कलेक्ट या डेटर्स टर्नओवर डेज आते हैं हमारे पास एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, तो मुझे बताओ एवरेज टाइम टू पे सप्लायर्स या क्रेडिटर टर्नओवर डेज का फार्मूला क्या होगा? ये देखे बगैर क्या फार्मूला बन जाएगा? एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज, फार्मूला आपके सामने, मल्टीप्लाइड बाय 365। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर आपका है ट्रेडिंग बिजनेस तो क्या आपके पास वर्क इन प्रोसेस होगा? क्या आपके पास रॉ मटेरियल होगा? आपके पास तो सिर्फ है फिनिश्ड गुड्स। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का ताल्लुक किस चीज से होता है? इन्वेंट्री का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट में देखो कहां पे जाके लिखते हो इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ सेल से इसका ताल्लुक होगा। इसका ताल्लुक ना तो सेल से है ना परचेज से है। ओके, तो क्या करोगे? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज फाइंड करने के लिए एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365। ऑलराइट? अच्छा, अब हम लोग आ गए कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो ऐसे ही, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो फिर तीन किस्म की इन्वेंट्री। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, तीनों के लिए अलग अलग से। अब क्या? न्यूमरेटर एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज वर्क इन प्रोसेस, एवरेज फिनिश गुड्स। अब देखो रॉ मटेरियल का ताल्लुक किस चीज से है? रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नहीं है भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम से है। रॉ मटेरियल का ताल्लुक किस चीज से है? रॉ मटेरियल कंज्यूम से है। इसे इवन के गुड्स मैन्युफैक्चर से भी कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ओके, तो जब आप लोगों ने रॉ मटेरियल के लिए आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस करना हो कि रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, तो आपने करना है एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय 365। और अगर आप लोगों ने देखना हो वर्क इन प्रोसेस होल्डिंग पीरियड, तो उसके लिए एवरेज वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस का ताल्लुक किस चीज से है? गुड्स मैन्युफैक्चर से, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो आएगा डिनोमिनेटर में। और फिर अगर फिनिश गुड्स से रेलिवेंट आपने देखना हो तो एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से है। ऑलराइट? तो डिनोमिनेटर उसके मुताबिक चेंज करते जाओ। फिनिश गुड्स तो कॉस्ट ऑफ सेल, रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, वर्क इन प्रोसेस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। डेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 365। ऑलराइट? एनी इशू? क्या ये तीनों फाइंड कर लेंगे आप लोग? अगर ये तीनों फाइंड हो जाते हैं तो आप लोग इजीली कैश साइकिल फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कैश साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे पास होता है डेटर टर्नओवर डेज प्लस इन्वेंटरी टर्नओवर डेज लेस क्रेडिटर टर्नओवर डेज। राइट?
क्या इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज लेस, तो ये तीनों होंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल भी आपके पास फाइंड हो जाएगा। तो आपको एक डाटा देने के बाद अब ये डाटा आपको किस चीज के बारे में देगा, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना के दे देगा। क्लियर? वहां से आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इन चीजों का पता चल जाएगा। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स का पता चल जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, कुछ बैलेंस शीट आइटम्स आपको जिसमें रिसीवेबल्स, पेएबल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन चीजों का पता होगा आप लोगों को। तो आपसे पूछ लेगा सिंपल सा क्वेश्चन के ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, और वो क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। क्यों? उसे पता है कि भाई ऑपरेटिंग साइकिल के लिए इसने पहले डेटर डेज फाइंड करने हैं, इसने इन्वेंट्री डेज फाइंड करने हैं, इसने क्रेडिटर डेज फाइंड करने हैं, फिर जाके ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला अप्लाई करेगा और ऑपरेटिंग साइकिल बता देगा। क्लियर? Yes, sir. ऑल क्लियर? Yes. गुड। नेक्स्ट देखो अब, डेटर टर्नओवर या रिसीवेबल्स टर्नओवर, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जो डेटर टर्नओवर डेज का फार्मूला था ना, क्या था? एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, उसका रेसिप्रोकल टर्नओवर बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। ओके, तो डेटर टर्नओवर इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर्स। क्लियर हो गया? तो भाई नहीं, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करता, ये इन टाइम्स आंसर होता है। वो होता है इन डेज, ये होता है इन टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जो भी मतलब यहाँ पे आंसर आ जाए उसके साथ लिख दिया जाता है टाइम्स, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, ये चीजें आ जाती हैं। फिर अगर हमारे पास आ जाए क्रेडिटर टर्नओवर या पेबल टर्नओवर, तो अब देखो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा फिर मेरे पास, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। क्लियर? और अगर इन्वेंट्री की बात करें तो फिर इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेज, वो एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद कि वैसे तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लेनी है, इन केस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना हो तो फिर आपने अपनी परचेजेस लेनी, परचेजेस को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ लेना। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना हो तो क्लियर, फिर परचेजेस की तरफ चले जाना, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब जरा देखें इनकी इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट के लिए जो आपके पास एवरेज टाइम टू कलेक्ट आया था, मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि भाई कितने दिनों में हम अपने रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। मुझे बताएं कौन सही होगा, एक ऐसा बिजनेस जो 10 दिन में अपने रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव कर लेता है और एक ऐसा बिजनेस जो 15 दिनों में रिसीव करता है? आप किसको बेटर कहेंगे? जिसने 10 दिनों में रिसीव कर लिया, मतलब उसके कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, वो अपने बैड डेट नहीं होने देता। आपका ये रिसीवेबल डेज जितने ज्यादा होंगे ना, बैड डेट के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। आपने एज एनालिसिस पढ़ा था ना बैड डेट के अंदर, उसकी वजह से। तो जितना हो सके ये पीरियड शॉर्टर होना चाहिए। फिर देखें क्या कहते हैं, लॉन्ग एवरेज टाइम सजेस्ट इनएफिशिएंट, ओके, collection from debtor, the lower the days the better it is। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये बात तुम्हें सही से समझ आ गई, गुड, सही इंटरप्रिटेशन की है। पेबल्स के बारे में बताओ, एक ऐसा बिजनेस जो अपने क्रेडिटर्स को 15 दिनों में पे कर देता है, और दूसरा बिजनेस जो अपने क्रेडिटर्स को 25 दिनों में पे करता है, हु इज बेस्ट? हाँ, 15 वाला 25 वाला? हाँ जी। अच्छा, अब देखो डिफरेंट ओपिनियन, कुछ 15 कह रहे हैं, कुछ 25 कह रहे हैं, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, दोनों अपनी जगह पे ठीक है। 25 वाला क्यों कह रहा है? या आप ये देखो कि यार बिजनेस मेरा, प्रॉफिट मेरा, पैसा किसी और का जो मेरे बिजनेस में लगा हुआ है, 25 दिन के लिए लगा हुआ है, तो 25 दिन के ऊपर क्या मैं उसके ऊपर इवन के मेरा पैसा ही नहीं है, किसी और के पैसे से मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूं,
इससे बड़ी कामयाबी भी कोई हो सकती है भला कि आप अपने बिजनेस में किसी और का पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हो और उससे रिटर्न आपका है, पैसा उसको वापस कर दो 25 दिनों के बाद जाके। क्लियर? अच्छा, अब ये देखो कि भाई आपको रिटर्न मिला है सपोज के 20% इन 25 दिनों में, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो आपको परचेज ही ना करे, आपसे ज्यादा अच्छा कस्टमर उसको मिल गए, लाने बात है उसने उसको प्रेफर करते हैं। अब आपने ना इसके दोनों पहलुओं को देखना है कि वहां से आप देख रहे हैं कि आपको लॉन्गर क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, तो 25 दिन तक किसी और का पैसा आप अपने इस्तेमाल में ला रहे हो, अपने बिजनेस में ला रहे हो, लेकिन साथ में ये देखो कि भाई डिस्काउंट रिसीव क्या आपको मिलेगा। आपने डिस्काउंट रिसीव क्या, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, क्या अगर आप उसको जल्दी पे कर देते आपको डिस्काउंट दे सकता था। दूसरी बात, नेक्स्ट टाइम वो आपको परचेजिंग में प्रेफर करेगा कि यार ये बंदा मुझे टाइम पे पैसे दे देता है, मैं इसको पहले परचेज करूंगा। अब अगर आप लेट जाते हो, पेमेंट बाद में करते हो, आपको प्रेफर नहीं करेगा, वो किसी और कस्टमर को चूज कर देगा। तो इसके बिजनेस पर आपको बुरे असर नजर आते हैं। इस वजह से आपको कम पीरियड रखना चाहिए, जल्दी पे कर देना चाहिए। और राइट, तो जल्दी पे कर देना ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाता है हमारे, कि हमारे गुड रिलेशनशिप मार्केट में कायम रहते हैं। फिर हम किसी से भी परचेजेस करेंगे ना, सुबह हम अपना सप्लायर बदलें किसी भी वजह से, वो आके इनसे पूछें कि हाँ जी आपके साथ इनका क्या रिलेशनशिप थे, अब ये बता पाएगा यार पैसे टाइम पे दे देते थे ये लोग, मुझे बाकी बिजनेस वाले भी प्रेफर कर देंगे। क्लियर है ये बात? आप देखें क्या कहते हैं, कहते हैं इफ it is too high then there is a risk of the suppliers not extending credit in future and may lose good। अब ये शॉर्ट सी इंटरप्रिटेशन थी, लेकिन मैंने आपको इन डिटेल ये सारी बात बता दी है, सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट, होल्डिंग इन्वेंटरी डेज, ये हमारे पास। अब आपको क्या लगता है, मैं इन्वेंटरी लेकर आऊं, पूरा महीना मेरे पास पड़ी रहे और मैं हैप्पीनेस फील करूं, यार मेरे पास इन्वेंटरी रखी है, मेरे वेयर हाउस फुल पड़े हुए हैं, मुझे इस बात पे खुशी होनी चाहिए, मेरा वेयर हाउस खाली होते रहे हैं, आते साथ मुझे इस पे खुश होना चाहिए। हाँ जी, तो कम होना चाहिए पीरियड। ओके, अदरवाइज आपको वेयर हाउस की कॉस्ट पड़ जानी है। वो होल्डिंग कॉस्ट, ये आप लोग कॉस्ट में जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, उसका कॉन्सेप्ट आप वहां पे जाके देखेंगे। और ये फिर हमें बड़ा बेहतरीन डिसीजन लेना पड़ता है ईओक्यू के बेस बनाकर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि मुझे परचेजेस कितनी करनी चाहिए अपने बिजनेस के हिसाब से। अ स्मॉल नंबर ऑफ डेज indicate that a company is more efficient at selling its inventory. The lower the days, the better it is. तो देखो यार, अगर आप 10 दिन में इन्वेंट्री सेल कर देते हो, मतलब पूरे साल में 36 टाइम्स आप इन्वेंट्री सेल करने की सलाहियत रखते हो। ऐसा नहीं है, तो जितने ज्यादा मर्तबा इन्वेंट्री सेल करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होना है आप लोगों को। और अगर आपके पास ये पीरियड आ जाए 20 डेज के ऊपर, तो मतलब आप सिर्फ 18 मरतबा इन्वेंट्री सेल कर सकते हो, तो प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ डेज को कम होना चाहिए। ऑलराइट, किसी को इशू? अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग साइकिल, कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने? इन्वेंट्री डेज प्लस डेटा डेज लेस क्रेडिटर डेज। कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल इज द एवरेज टाइम of one cycle of that time suppliers are paid to the time that cash is received from customer, the shorter the cycle the better it is। देखो, इसमें ये कहता है कि भाई आपने बिजनेस का स्टार्ट लिया, तो बिजनेस के स्टार्ट के लिए आपके पास जो पैसा था आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपने सप्लायर्स को वो अमाउंट दी और वहां से गुड्स लेकर आ गए। अब वो गुड्स आगे आपने अपने कस्टमर को सेल्स की हैं, सेल्स करने के बाद आपने क्रेडिट पे सेल्स कर दिए, तो आप इंतजार कर रहे हो, फिर आपके वो क्रेडिटर्स आकर आपको पैसा देंगे।
वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था अब आपके पास वापसी आता है। इस पूरे साइकिल को आपके कैश आउटफ्लो से लेकर आपके वो पैसे रिकवर होने तक का टाइम ड्यूरेशन ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है, क्योंकि वापसी आपके पास पैसा आएगा तो आप उसको री इन्वेस्ट करोगे। क्लियर? तो इस पूरे साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब खुद सोचो कि अगर ये मेरे पास वर्किंग साइकिल हो 50 डेज का, तो फिर मुझे 50 दिन लग जाते हैं, या चलो 1 महीने का, 30 डेज का, 1 महीने का, तो यार साल में सिर्फ 12 मरतबा मैं ट्रेडिंग करूंगा, साल में सिर्फ 12 मरतबा ट्रेडिंग कर रहा हूं। लेकिन अगर यही वर्किंग साइकिल मेरे पास हो हाफ मंथ का, 15 डेज का, एक साल में 24 मरतबा मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, कौन सा बेटर है? क्या? हाफ मंथ वाला, शॉर्टर टाइम पीरियड। तो जितना आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल। ऑलराइट, बात समझ आ गई है सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, डेटर टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर कैसे फाइंड करेंगे? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर्स। आप देखें, इसका जो आंसर होता है आता रहता है ना, वो इन टाइम्स आता है। इसका मतलब द हायर द टर्नओवर द शॉर्टर द टाइम बिटवीन सेल्स एंड, हमने क्या कहा था, रेसिप्रोकल है। हमने कहा कि भाई मुझे अपने रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव करने में 15 दिन लगते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं पूरे एक साल में अपने रिसीवेबल से 24 टाइम्स पैसे कलेक्ट कर सकता हूं। अच्छा, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है या एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे अपने रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करने में 10 डेज लगते हैं, तो उसका टर्नओवर देखें पूरे साल में कितनी मरतबा कलेक्ट करता होगा वो? 36 टाइम। ऐसा ही है ना, 36 टाइम्स। तो कौन ज्यादा बेटर है, 24 वाला 36 वाला? तो बेटा अगर टाइम्स में जाएंगे तो हायर द टाइम तो शॉर्टर द पीरियड। ओके, तो वो बेस्ट होगा जिसका आंसर टाइम्स में ज्यादा हो, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। और अगर डेज में जाएंगे तो जिसका टर्नओवर डेज कम हो वो बेस्ट हो। ऑलराइट, इसी तरह से क्रेडिटर्स की इंटरप्रिटेशन है कि आपसे कहता है द हायर द टर्नओवर द शॉर्टर द टाइम बिटवीन परचेजेस एंड पेमेंट, कि कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप परचेजेस करके उसको पेमेंट कर देते हैं, तो ये ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। फिर कहते हैं स्टॉक टर्नओवर। भाई हमने कहा कि हमारे पास होल्डिंग पीरियड सपोज 10 डेज है, इट मींस दैट 36 टाइम्स हम उस इन्वेंटरी को ट्रेड कर सकते हैं। तो कहते हैं हाई रेशो इंडिकेट्स इन्वेंटरी इज सेलिंग क्विकली, कि जितनी ज्यादा ये आंसर होगा ना टाइम्स में, हम उतनी जल्दी अपनी इन्वेंटरी को सेल कर देते हैं। द हायर द टर्नओवर द बेटर इट इज। आई होप कि आप लोगों को वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो समझ आ चुके हैं। अब यही रेशियोज आप लोगों ने अपनी बुक्स में से जाके रीड कर लेनी है। फार्मूलाज को याद करने के लिए मेरे नोट्स और उनकी इंटरप्रिटेशन इन डिटेल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके स्टडी टेक्स्ट। अब जैसे ही आप स्टडी टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो बता रहा है, जिसमें एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, ये मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ चीजें, तो आप लोगों ने जस्ट इनको रीड कर लेना। फिर एवरेज टाइम टू कलेक्ट की सबसे पहले बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग एवरेज डेज या रिसीवेबल टर्नओवर कहते हैं, उनके फार्मूलाज की डिस्कशन, साथ में एग्जांपल। एवरेज टाइम फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री, जिसे इन्वेंट्री डेज या इन्वेंट्री टर्नओवर कहते रहते हैं, आपने उसकी ये डिटेल्स और एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एवरेज टाइम टू पे सप्लायर, जिसे पेएबल्स डेज या पेएबल टर्नओवर कहा जाता है, उनके फार्मूलाज और एग्जांपल्स ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी। फिर आपके पास ये एग्जांपल आ गई, कहते हैं वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज पे कमेंट करें और उनको कैलकुलेट करें। तो ये एक जबरदस्त एग्जांपल्स ही हैं आपके पास
कि आपने इसको बेस बनाकर अपनी सारी वर्किंग कैपिटल रेशोज को कैलकुलेट करना है। मतलब डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज, वर्किंग कैपिटल साइकिल आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। तो वो करने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ आंसर्स को मैच करना है, क्लियर। और फिर उनके ऊपर कमेंट्स, तो ये कमेंट्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं तमाम। फिर हमारे पास आता है कैश साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो उसके बारे में ये देखें, ये एग्जांपल्स आपके पास आ गई, ये आप लोगों ने फाइंड करके ऊपर वाले एग्जांपल से ही डाटा लिया गया था, तो ये आपने फाइंड करके दे देनी है। और नेक्स्ट हमारे पास आ रही है हमारी लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी रेशोज या इनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास रेशोज मौजूद हैं लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के अंदर, सिर्फ 2 रेशो है। मतलब रेशो एनालिसिस का टॉपिक समझे खत्म हो गया आप लोगों का। सिर्फ 2 रेशोज हैं आपके पास लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी रेशो में। सबसे पहले हमारे पास आती है करंट रेशो और दूसरी हमारे पास क्विक रेशो, जिसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। सबसे पहले बात करेंगे करंट रेशो की। तो बेटा करंट रेशो के लिए आपने देखना होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बस आंसर आ गया है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आपके पास आंसर है। इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास 200 रुपए की मेरे करंट एसेट्स हैं और 100 रुपए की मेरे पास करंट लायबिलिटीज है, तो मेरे पास रेशो क्या आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये है 2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अब डिनोमिनेटर 1 है तो मुझे ये शो करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए मुझे पे करने के लिए 2 रुपए मौजूद है। तो ये एक तो गुड कंडीशन है किसी भी बिजनेस की कि लायबिलिटीज पे करने के बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ एसेट मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये जो रेशो आपके पास होनी चाहिए ना, जो आइडियल रेशो है वो 2:1 है। आइडियल जो रेशो है वो, अच्छा यहीं पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई एक बिजनेस है, उसके पास 500 के करंट एसेट्स हैं और लायबिलिटी है 100 रुपए की, तो इसकी रेशो क्या बन जाएगी, 5:1। 5/1 मीन्स 5:1। क्या इंटरप्रेट करेंगे, 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए उसके पास 5 रुपए मौजूद। कौन आइडियल है? ज्यादा करंट रेशो का होना इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो आइडियल। हमें फिर जाके ये देखना पड़ेगा कि उसके करंट एसेट में एसेट कौन से हैं। हो सकता है उसके बाद इन्वेंट्री सबसे ज्यादा हो जो सेल ही ना हो रही हो, ऑब्सोलीट हो चुकी है, या ऐसी है स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, जल्दी से सेल होती ही नहीं है, या आउटडेटेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसने अभी तक करंट एसेट्स में रखी हुई है, या ऐसी इन्वेंट्री है जिसका फैशन ही खत्म हो चुका है, पता नहीं सेल भी हो या ना हो। तो इसका ये हर किस मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी रेशो आ गई जैसे 5:1 तो आप लोग कहें कि कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने उसकी रीजन देखनी है। हमने यहाँ पर देखें नाम क्या था इस रेशो का, लिक्विडिटी रेशो। मींस मैंने ऐसे एसेट्स लेने हैं जो क्विकली लिक्विडेट हो जाएं इनटू कैश, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। मुझे ऐसे एसेट्स चाहिए। तो मतलब वो इन्वेंट्री उसके पास एक ऐसी इन्वेंट्री है जो क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही, स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, पड़ी हुई है। तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि 5:1 इज बेटर देन 2:1। बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है। तो जो आइडियल सिचुएशन होती है ना वो 2:1 है। इसके लिए जो आइडियल है ना आपके पास वो 2:1 है। आपने अपने पास करंट एसेट्स बहुत ज्यादा भी नहीं रख लेने। अभी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज में पढ़ा कि आपका वर्किंग कैपिटल एक्सेस भी ना हो और अंडरस्टेटेड भी ना हो। तो अगर 5:1 है तो मतलब एक्सेस अमाउंट में है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, तो आपसे इन्वेंट्री आपकी सेल ही नहीं हो रही। क्लियर? तो आपने ये चीजें साथ में देखनी होती। अब अगर बात करें इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हम लोग कहते हैं भाई रहने दो करंट रेशो को, हमें बताओ क्विक रेशो क्या फर्क आता है।
तो भाई उठाओ अपने सारे करंट एसेट्स, लेकिन इन्वेंट्री को शामिल ना करो। इन्वेंट्री को नहीं, भाई इसी इन्वेंट्री का ही मसला था ना, निकाल दो इन्वेंट्री को। ओके, इन्वेंट्री और अगर किसी किस्म की कोई प्री पेमेंट्स हैं तो आपने उनको निकाल देना है। अपने करंट एसेट्स में ही शामिल होती है ना इन्वेंट्री भी और प्री पेमेंट्स भी। तो आपने अपनी टोटल करंट एसेट्स में से अपनी इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स माइनस करके डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कर दो। अब ये आपके पास लिक्विड रेशो है, और ये आइडियल कब होती है? 1:1 कि 1 रुपए के अगेंस्ट 1 रुपया मौजूद होना चाहिए। ये आइडियल है। थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाए तो भी आइडियल है, मतलब 1.2:1 ये भी आइडियल है। लाइबिलिटी से कम ना हो एसेट्स, लाइबिलिटीज के इक्वल हो एसेट्स, या थोड़े बहुत ज्यादा हो जाए, वैसे ज्यादा ही रहने चाहिए। और करंट रेशो में क्या है? ट्वाइस होने चाहिए। करंट लाइबिलिटीज की निस्बत हमारे एसेट्स ट्वाइस होने चाहिए, 2:1 से ये बात समझ आ गई आप बच्चों को? तो यहां पर हमारी लिक्विडिटी रेशो खत्म हो जाती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। सब बच्चों को क्लियर? सिर्फ क्या दो रेशो, करंट रेशो एंड क्विक रेशो, जिसे एसिड टेस्ट रेशो कहते हैं। फर्क क्या है? करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और अगर उन करंट एसिड न्यूमरेटर में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेमेंट्स माइनस करते हैं तो क्विक रेशो है। गॉट इट? बुक पर आएंगे फिर आप लोग, यहाँ पर देखें लिक्विडिटी रेशोस, और इसमें आपको वो बता रहा है कि आपके पास करंट रेशो शामिल है और क्विक रेशो शामिल है, और एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड प्री पेमेंट्स टू करंट लायबिलिटीज। तो आपको यहाँ से फार्मूले का पता चल गया। यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि देखें अगर ये आपके पास करंट रेशो है तो 2:1 आपके पास आइडियल सिचुएशन है। 2:1 मतलब 2 टाइम, तो मतलब आपके पास ट्वाइस होने चाहिए आपके एसेट। जबकि अगर आपके पास आइडियल जो क्विक रेशो है ना वो 1 टाइम, मतलब 1:1, ये आपके पास आइडियल है। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखना है। तो ये क्या एमसीक्यू थ्योरेटिकली, क्या मेरे नोट्स में से हेल्प मिल नहीं रही आप लोगों को? तो आपने आपके लिए रवैया वो बड़ी जबरदस्त सी है। क्लियर? इवन का पूरा चैप्टर वहीं से तैयार हो जाना है। बुक पर हम लोग आते रहते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। फिर आपके पास सॉल्वेंसी रेशोज की बात कर रहा है। सॉल्वेंसी रेशो में आपके पास आ जाती हैं डेट रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इसमें हमारे पास मौजूद हैं दो रेशोज। पहली रेशो है हमारे पास गियरिंग रेशो। इसमें कौन सी रेशो पढ़नी है हम लोगों ने? गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो हमारे पास क्या होती है? लॉन्ग टर्म लोन। अब देखें क्विक रेशो जो हम लोगों ने पढ़ी, करंट रेशो पढ़ी, उसमें करंट लायबिलिटीज हम लोग देख रहे थे। जबकि गियरिंग रेशो में हम लोगों ने क्या देखनी है? अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज को हम लोगों ने देखना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, इसे क्या कहा जाता है? गियरिंग रेशो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, इसे कहा जाएगा गियरिंग रेशो। और दूसरा आप इसको ना मतलब दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। क्या आप लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आप डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी का पोर्शन भी ला सकते हैं और डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। राइट? अब आपसे क्या कहते हैं? कहते हैं कंपनी इज सेड टू बी हाई गियर्ड और हाईली लेवरेज्ड when its debt capital exceeds its, मतलब यार 10 लाख रुपए का बिजनेस करना था, मैंने 6 लाख रुपए लोन के तौर पे ले लिया, 4 लाख रुपया मेरा अपना है, हाईली गियर। ओके, और ये कंपनी के लिए कोई एक अच्छी साइन नहीं होता। ओके, आप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए। इन केस भाई जिनसे आपने लोन लिया था वो आपके लोन वापसी लिए थे, तो भाई आपने तो 6 लाख रुपए का लोन था, आपका अपना पैसा तो 4 लाख रुपया है, तो 6 लाख के अगेंस्ट 4 लाख रुपए पे करोगे, फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से देने पड़ेंगे पैसे।
हाईली लिक्विड, कि ये कंपनी अब लिक्विडेशन की तरफ चली जाएगी, उसके ऊपर रिस्क सबसे ज्यादा आ जाता है। ऑलराइट, highly geared or highly leveraged when its debt capital exceeds its share capital and reserves. Company is high geared when the gearing ratio is, पहले वाले केस में 100% और दूसरे वाले केस में 50% आ जाए आंसर, तो समझ लेना कि कंपनी हाईली गियर्ड है, ओके, हाईली लेवरेज्ड फॉर्म में मौजूद है, इसके लिक्विडिटी होने के चांसेस ज्यादा हैं। राइट, समझ आ गई है? तो आइडियल सिचुएशन डिपेंड करती है फार्मूले के ऊपर, फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है। तो अगर नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी आ जाए तो 100%, मतलब 5 लाख रुपए मेरा था, 5 लाख रुपया मैंने लोन लिया, तो फिर 100% अमाउंट आ गया, 1/1 100% अमाउंट, मतलब मैं वो लोन चुका दूं, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। राइट, और इसी तरह से वो यहाँ पे कह रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो देखो लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 5 लाख, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 10 लाख, आंसर क्या आ रहा है, 50%। राइट, अच्छा नेक्स्ट देखें अगर आप लोग, इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट, यार इंटरेस्ट कहां से दोगे, प्रॉफिट आएगा तो इंटरेस्ट दोगे ना, क्या लॉसेज में जा रहे हो, अपना पैसा भी लगा चुके हो, कहां से इंटरेस्ट दोगे, मुश्किल है ना फिर। तो लाजमी बात है प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट देना। तो कोई भी कंपनी हमारे पास मौजूद होती है ना, जिससे हम लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, उन्होंने देखना होता है इंटरेस्ट कवर रेशो। इसका क्या मतलब है कि भाई कंपनी के प्रॉफिट्स में कितना दम है कि अगर आने वाले सालों में कंपनी लॉस में भी चली जाए तो नेक्स्ट ईयर्स कितने साल तक ये हमारा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। मतलब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि भाई मेरे पास प्रॉफिट आया 100 रुपीज का, उसमें 10 रुपीज का इंटरेस्ट, 100 रुपीज का प्रॉफिट आया, उसमें 10 रुपीज मैं इंटरेस्ट के तौर पे लोन की अमाउंट के ऊपर पे करता था। तो देखो अगर इन केस में इस 100 को कहीं और यूटिलाइज ना करूं तो ये इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितनी मरतबा यूज हो सकता है, 10 टाइम्स, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो अगले 10 साल तक यूज हो नहीं सकता। इंटरेस्ट कवर रेशो, कि कितने प्रॉफिट ऐसा है जो मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट को सपोर्ट कर सके, उसको कवर कर सके। तो क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेबल, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड। ऑलराइट, अच्छा अब देखो कहते हैं द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट कवर रेशो। अब हायर इंटरेस्ट कवर रेशो इज डिजायरेबल फॉर लैंडर, बैंक वालों के लिए जिन्होंने हमें उधार देना है, उनके लिए कौन सी आइडियल सिचुएशन होगी, जिस कंपनी का हायर इंटरेस्ट होगा, वो उनके लिए ज्यादा, मतलब उन्हें पता है कि यार इस कंपनी में इतनी सलाहियत है अगले 10 साल तक मुझे इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, वो उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन आपके लिए जो आइडियल सिचुएशन बताई गई है ना, कि आपके प्रॉफिट में 3 टाइम्स इंटरेस्ट पे करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए, आपके पास इतना इंटरेस्ट कवर मौजूद हो कि अगले 3 साल तक आपके इस साल का प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने की सलाहियत रखता हो। तो कहा गया एन इंटरेस्ट कवर रेशो ऑफ लेस देन 3 टाइम्स इज कंसीडर्ड, तो मतलब मिनिमम 3 टाइम्स होनी चाहिए या इससे ज्यादा। आई होप कि आपको ये वाला फार्मूला भी समझ आ चुका है। अब अपनी बुक में जाएं, सॉल्वेंसी रेशियोज में देखें, गियरिंग रेशियोज के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें पहला फार्मूला लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपसे कहा गया है ये 50% हो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है तो मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, और दूसरा फार्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय, और इस ये आइडियल सिचुएशन क्या है, राइट, कहते हैं a high level of gearing may indicate the following,
अब ये ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, ये थ्योरी आप लोगों ने रीड कर लेनी है, साथ में ये आप लोगों ने एग्जाम्पल इंटरेस्ट कवर रेशो भी आपको बता दी गई है, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट कवर रेशो को कैलकुलेट कर लेना है, कॉमिक्स को पढ़ लेने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। रेशो एनालिसिस अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं। अल्लाह हाफिज।